G7 देशों ने रूस की फ्रीज की गई संपत्तियों को बेच करके पैसा उठाने और इससे यूक्रेन को 50 अरब डॉलर का कर्ज देने की सहमति जताई है। G7 देशों ने रूस की 300 अरब डॉलर की संपत्तियां फ्रीज करके रखी हुई हैं। अमेरिका ने भी अकेले 50 अरब डॉलर का कर्ज यूक्रेन को देने की पेशकश की है। कनाडा ने 3.6 अरब डॉलर की मदद देने की पेशकश की है। इटली में हुए इस समझौते के तहत अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और अन्य देश यूक्रेन को कर्ज देने के लिए तैयार हो गए हैं। इस कर्ज की वसूली रूस की संपत्तियों को बेच करके की जाएगी। सर, कैसे लागू होगी व्यवस्था? ये दुनिया में अपने तरीके का अनोखा अनुबंध है और G7 देशों ने इसके साथ पहुंचते ही रूस और चीन और को अलग थलग कर दिया इस पूरी व्यवस्था में, और एक तरह से पुतिन को यूक्रेन पर हमला करने की सजा सुनाई गई, जो बड़ी सजा है। 325 बिलियन डॉलर की एसेट्स पूरी दुनिया में फ्रीज की गई थी रूस की। आपको याद होगा, युद्ध शुरू होने के बाद अलग अलग देशों में जो भी सामान, संपत्ति, पैसा, गोल्ड था, उसे फ्रीज किया गया था। उससे हर साल करीब करीब 3 बिलियन डॉलर का ब्याज मिल रहा है। ये सारी प्रक्रिया अमेरिका के नेतृत्व में चल रही है। 3 बिलियन डॉलर का ब्याज मिल रहा है। इस ब्याज के बदले, इस फ्रीज एसेट्स या जो एसेट्स जब्त की गई हैं, इसके बदले 10 साल का कर्ज यूक्रेन को दिया जाएगा 50 बिलियन डॉलर का, और उस कर्ज के पैसे की वसूली इन एसेट्स से की जाएगी, जो संपत्तियां, इन पर जो ब्याज मिल रहा है। अमेरिका के नेतृत्व में ये डील हुई है। अमेरिका इस लोन की गारंटी लेगा, उसकी तरफ से इस बात से लोन के दस्तावेज तैयार किए जाएंगे। दुनिया के बाकी देश इस बात से सहमत हैं और यूक्रेन को इससे 50 बिलियन डॉलर का तत्काल पैकेज मिलेगा। रूस को युद्ध की ये बड़ी भारी और महंगी सजा मिली है, और इससे एक किस्म की नज़ीर भी, एक किस्म का प्रेसिडेंट भी दुनिया में बनता दिखाई दे रहा है। रूस की प्रतिक्रिया इस पर कैसे होने वाली है, चीन की प्रतिक्रिया इस पर क्या होगी, ये देखना होगा, क्योंकि यहाँ ये फैसला कल शाम को हुआ है और अब अगले 2-3 दिनों में, 4 दिनों में इन प्रतिक्रियाओं पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा कि दुनिया के बाकी देश इसे कैसे लेते हैं। भारत भी G7 की बैठक में मौजूद है और भारत की दुविधा यह है कि इस फैसले का समर्थन करे या विरोध करे, क्योंकि G7 देशों ने सामूहिक रूप से फैसला लिया है। भारत आमतौर पर रूस यूक्रेन युद्ध में थोड़ा तटस्थ रहकर चीज़ों को देख रहा है। इधर भारतीय जीवन बीमा निगम अब हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट में भी उतरने की तैयारी में है। इसके लिए LIC प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का अधिग्रहण करने पर विचार कर रही है। कोविड-19 महामारी के बाद हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड काफ़ी हद तक बढ़ गई है। इसे देखते हुए कंपनियों की भी रुचि इस सेक्टर के अंदर बनी हुई है। दूसरी ओर LIC में सरकार अपनी और हिस्सेदारी इस साल नहीं बेचेगी। हिस्सेदारी बिक्री का अगला दौर वित्त वर्ष 2025-26 में शुरू होने की संभावना है। इस साल LIC में हिस्सेदारी बिक्री के अगले दौर को अंतिम रूप देने से पहले अन्य सार्वजनिक उपक्रमों और वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बिक्री के साथ बाजार को परखा जाएगा। सर, इस खबर का LIC के जो पॉलिसी धारक हैं, LIC के जो शेयर धारक हैं, किस तरीके का असर देख रहे हैं आप? ये पहला प्रयोग होने वाला है भारत में जब कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस देगी। हम आपको इसके बारे में बता चुके हैं कि IRDA ने सरकार से इस बात की सिफारिश की थी कि कंपोजिट इंश्योरेंस लाइसेंस दिए जाएं, यानी बीमा कंपनियों को एक साथ कई अलग अलग प्रोडक्ट जारी करने की छूट दी जाए। अभी भारत में जनरल इंश्योरेंस देने वाली कंपनियां अलग हैं और लाइफ इंश्योरेंस देने वाली कंपनियां अलग हैं। जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी में हेल्थ, प्रॉपर्टी और मोटर इंश्योरेंस आते हैं। LIC हेल्थ इंश्योरेंस में आगे आना चाहती है और LIC के पास खासा बड़ा नेटवर्क है। ऐसा बताया जा रहा है कि LIC ने हेल्थ इंश्योरेंस में आने का अपना प्रस्ताव भी हाल में IRDA को भेज दिया है, और उसके बाद LIC की निगाह इस बात पर है कि कोई स्टैंड अलोन इंश्योरेंस कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि भारत में जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां वो किसी न किसी बड़े बैंक या वित्तीय संस्थान से जुड़ी हुई हैं, उनके साथ काम कर रही हैं, और जो भारत के प्रमुख बैंक हैं वो भी कहीं ना कहीं हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं। LIC ऐसी स्टैंड अलोन अकेली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की तलाश में है जिसका वो अधिग्रहण कर ले और उसे सरकार कंपोजिट लाइसेंस दे दे, जिससे कि वो हेल्थ इंश्योरेंस देना शुरू करे। भारत में भी कंपोजिट लाइसेंस की शर्तें क्या होंगी, इनका नियम क्या होगा, ये अभी तय नहीं हुए हैं। हो सकता है संसद के अगले सत्र में सरकार की तरफ से एक विधेयक पेश किया जाए जिसमें इस नई बीमा लाइसेंसिंग व्यवस्था का प्रस्ताव किया जाए। दूसरी तरफ LIC के दूसरे विनिवेश की बात है। हम आपको बताते रह चुके हैं कि पिछले साल सरकार ने कई सारे ऐसे प्रयास किए थे जिनमें LIC के दूसरे विनिवेश की तैयारी की जाए। स्वाभाविक सी बात है विपुल जी, इस साल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बजट जुलाई में आ रहा है, वित्त वर्ष खत्म होने के करीब है, और सरकार जितने धीमी गति से डिसइन्वेस्टमेंट करती है उस हिसाब से किसी भी तरह से इस बात की संभावना नहीं कि इस साल डिसइन्वेस्टमेंट किया जा सके। लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि LIC में सरकार की हिस्सेदारी की एक और बिक्री अगले वित्त वर्ष में होगी ज़रूर, और उसके लिए जो ज़मीन तैयार करने की बात है वो शुरू हो गई है। और उस बीच में अगर LIC को हेल्थ इंश्योरेंस का लाइसेंस मिल जाता है तो LIC के वैल्यूएशन में उसका फ़ायदा मिलेगा, उसकी बढ़ोतरी मिलेगी, और इसके बाद LIC का डाइवेस्टमेंट किया जाएगा, इसकी संभावना है। और इस साल के बजट में जो सरकार पेश करेगी जुलाई में, उसमें हमें इसके संकेत मिलेंगे कि अगले साल डिसइन्वेस्टमेंट के प्लान में LIC को शामिल किया गया है या नहीं।